बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। तो चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये गौर किया कि हमारे पास जब भी कोई एक नंबर होता है, जैसे यहाँ मैं क्या करता हूँ कि एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक 12 है, मैंने इस 12 को डिवाइड किया 6 पर, तो मेरे पास आंसर आया क्वेश्चन के अंदर 2 और ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। और एग्जैक्टली डिवाइड होने के बाद मुझे दो नंबर्स मिलते हैं। अब उन दो नंबर्स में से कौन कौन से, एक नंबर मेरे पास 6 आ जाता है और एक नंबर मेरे पास 2 आ जाता है। कभी आपने ये चीज नोट की कि मैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं, 6 और 2 का प्रोडक्ट ले लूं, तो क्या आंसर आएगा। तो मैं देखता हूं तो मुझे तो वो एक्चुअल नंबर मिल जाता है जो कि क्या है, 12 है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिवीजन करते हैं, ये सिंपल मैंने डिवीजन दी है, मैं अपने नंबर्स को चेंज कर लेता हूँ। मैं अगेन क्या करता हूँ, इसी 12 की बात करता हूँ। मैंने इसी 12 को अगेन डिवाइड किया और मैं किस पर डिवाइड कर रहा हूँ इसको, मैं इसको 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो 3 पर जब हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है। और उससे अगली चीज जो हमने ऑब्जर्व की वो ये कि जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 4 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगेन 12 आ जाएगा। फिर इसी तरह 3 के अलावा भी अगर किसी नंबर पे हम डिवाइड करें तो उस पर भी हम नोट करते हैं कि हमारा जो 12 है ना, वो बेसिकली डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से नंबर पे डिवाइड हो जाता है। नंबर 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 12 कौन कौन से नंबर पे डिवाइड, 1 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसी तरह 2 पे हमने नोट किया, 2 और 6, जैसे 6 आंसर आता है। उसके बाद हमने देखा 3 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, फिर 6 पे भी डिवाइड हो जाता है और फिर जाके 12 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ मुझे हर नंबर के अगेंस्ट एक पेयर मिलता है जो क्या करता है, जिन दोनों का मैं प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। जैसे यहाँ देखें 1 है, तो 1 के अगेंस्ट जो पेयर मिलता है वो 1 और 12 का है, तो मैं लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। इसी तरह 2 और 6 की बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका प्रोडक्ट भी 12 आता है। इसी तरह 3 और 4 की बात करो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी हमारे पास क्या आता है, 12 है। ठीक है। तो अब ये नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली exactly डिवाइड कर देते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं फैक्टर। तो किसी भी नंबर को जो नंबर्स डिवाइड कर दें एग्जैक्टली exactly, वो उस नंबर के क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये जो 1 2 3 4 6 और 12 हैं, ये 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे क्योंकि ये 12 को एग्जैक्टली exactly डिवाइड करते हैं। तो चले आए प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास फैक्टर क्या है कि अ फैक्टर इज अ नंबर, वेरिएबल आर एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर आर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो ऐसा नंबर, ऐसा वेरिएबल या एक ऐसी एक्सप्रेशन जो किसी दूसरे नंबर या एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कोई भी ना हो, यानी कि रिमाइंडर जीरो हो, तो वो जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, वो उस एक्सप्रेशन का फैक्टर कहलाएगा। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर पढ़ा 12 के लिए हमें कौन कौन से नंबर्स मिलते हैं, तो वो सारे के सारे उसके क्या कहलाते थे, फैक्टर्स कहलाते थे। इसी तरह सेम मैं वेरिएबल्स की भी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, मैंने लिखा 6x² और प्लस मैं क्या लिख लेता हूँ, x। अगर इस एक्सप्रेशन को गौर से देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट वाली मेरे पास टर्म है, ये x पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। दूसरे वाली जो एक्सप्रेशन है ये भी एक्स पर क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मींस यहां से अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये दोनों की दोनों जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो सकती हैं, 6 पर डिवाइड हो सकती हैं। तो मैं 6 को एक्स को सॉरी एक्स पर डिवाइड हो सकती हैं, तो मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा जो 6x+1। अब यहाँ देखें ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। प्रोडक्ट बन गया, एक मेरे पास सिंगल वेरिएबल और सेकंड मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो यहां से ये चीज जो डिफाइन मैंने की थी कि मेरे पास वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है जो किसी दूसरी एक्सप्रेशन या किसी दूसरे नंबर्स को क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है। तो यहाँ मेरे पास जो x होगा ये एक फैक्टर होगा, 6x+1 जो होगा ये भी मेरे पास क्या होगा, फैक्टर होगा। लेकिन ये फैक्टर है किसके, ये फैक्टर्स है मेरे पास जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन पड़ी हुई है, ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, टर्म है हमारे पास कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर इज अ नंबर
वेरिएबल्स आर एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू आर मोर नंबर्स आर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। अब इसका कॉन्सेप्ट ज्यादातर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स हों, या दो से ज्यादा टर्म्स आ जाएं, तो उस सूरत में उन दोनों टर्म्स को कॉमनली एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर्स कहलाता है। अब यहाँ मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, इसी चीज को क्या करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल कोट किया है कि मेरे पास आ जाता है जी 6x और प्लस 12। अब यहां से नोट करें, मेरे पास दो टर्म्स हैं। पहले वाली टर्म मेरे पास क्या है 6x, और दूसरे वाली टर्म क्या है 12। अब देखिए मुझे एक ऐसा नंबर नजर आ रहा है जो इन दोनों की दोनों टर्म्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब देखें जो 6 है वो पहले वाली टर्म को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। कैसे, मेरे पास क्या आ गया 6x, मैं इसको 6 पे डिवाइड करता हूँ, 6 से 6 कट गया और बाकी क्या बचेगा x। इसका मतलब आंसर आता है x एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं आ रहा कुछ भी। इसी तरह अगर मैं 12 की बात करता हूँ, मैं 12 को भी 6 पे डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2। तो इसका मतलब ये हुआ मैं यहाँ से 6 को कॉमन ले सकता हूँ। मैं 6 को कॉमन लूंगा तो मैं कहता हूँ जो फर्स्ट टर्म को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर आया x, और जब दूसरे वाली टर्म को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 2। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा x था और यहाँ से ये जो मेरा 2 था, इन दोनों को मैंने क्या किया ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो ये जो 6 होगा, क्योंकि ये दो टर्म्स का एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर है, ठीक है, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये कॉमनली दोनों को ही एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स भी अपनी जो टर्म्स है उनका फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है। कॉमन फैक्टर हमारा दो या दो से ज्यादा टर्म के केस में आता है, कि जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स आ जाएं या दो सेपरेटली हमारे पास क्या आ जाए, नंबर्स आ जाएं, तो उन नंबर्स में हम उसे क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास क्या है, नंबर आ गया, मैं एक नंबर लिखता हूँ 4। अब मुझे पता है जो 4 है इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। 4 के फैक्टर्स में 1 होता है, 4 के फैक्टर्स में 2 होता है, और 4 के फैक्टर्स में 4 होता है। इसी तरह अगर मैं इसी के अगेंस्ट एक और नंबर लेट कर लेता हूँ 6। अब 6 के कॉमन फैक्टर्स की बात करता हूँ, मेरे पास 1 होता है, मेरे पास 2 पे भी डिवाइड हो जाता है 6, 3 पे डिवाइड हो जाता है, और 6 पे एज इट इज भी डिवाइड होता है। तो यहाँ आपने नोट किया होगा मेरे पास ये जो 1 है दोनों में ये कॉमन है, इसी तरह ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है। तो ये जो 1 और 2 है ये इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में मौजूद है तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। लेकिन एक्सप्रेशंस के केस में हमारे पास टर्म्स बन जाती हैं, और उन टर्म्स में जो कॉमन आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस को फॉलो किया। अब ऐसा प्रोसेस जो किसी भी एक्सप्रेशंस को, किसी भी नंबर्स को, या किसी भी पॉलिनोमियल्स को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमारे चैप्टर का टाइटल ही फैक्टराइजेशन था, तो हम क्या करेंगे, हम डिटेल के साथ फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितनी टेक्निक्स है, कितने मेथड्स हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो फैक्टराइजेशन को डिफाइन करना हो तो हम यूं डिफाइन करेंगे कि फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ expressing a number algebraic expression are a polynomial as product of its factors। तो किसी भी algebraic expressions को उसके factors की शक्ल में लिखने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ मैं फिर अगेन एक एग्जांपल कोट कर दूंगा। मेरे पास जैसे अभी 6x प्लस 12 मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल दी, दोनों में से मैंने कॉमन फैक्टर लिया, 6 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा x प्लस 2। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू मैंने क्या किया, ये आंसर निकाला है, जिसमें मैंने एक्सप्रेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर राइट किया है, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। और हमने क्या किया है, इसी तरह अपने क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे, उन एक्सप्रेशंस की क्या करनी होगी, फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस प्रोसेस में कौन कौन से मेथड्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। अब किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करना हो तो फैक्टराइज के लिए फैक्टराइजेशन के लिए जो कॉमनली यूज होने वाले मेथड है उनमें सबसे पहले वाला है टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइजेशन का पहला जो हमारा स्टेप होगा वही टेकिंग कॉमन फैक्टर्स होगा। इन केस अगर कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलता, इसका मतलब पहले वाला मेथड उस पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, फिर हम सेकंड मेथड पे चले जाते हैं, और वो क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड।
तो उसमें हम ग्रुपिंग मेथड टेक्निक लगाते हैं। थर्ड वन, डिफरेंस ऑफ स्केयर्स अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में मौजूद हो तो फिर हम उसके ऊपर टेक्निक लगाते हैं। और फोर्थ जो मेथड होता है वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स में दो तरह की चीज़ें आती हैं, या तो हमारे पास वो एक कंप्लीट स्केयर होता है, नंबर टू अगर वो कंप्लीट स्केयर नहीं होता तो फिर हम उस पर क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक टेक्निक लगाते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ये हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। अब इन चारों मेथड्स को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं कि ये मेथड कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और ये हम कब इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहली जो हमने टेक्निक थी वो था हमारा टेकिंग कॉमन। तो टेकिंग कॉमन में ये बार बार एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ, 6x, इन दोनों में से मैंने 6 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, पहली एग्जाम्पल बन गई। तो ये हमारे पास पहली टेक्निक है टेकिंग कॉमन फैक्टर। जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगी हम सबसे पहले देखेंगे कि उसकी जितनी भी टर्म्स है तमाम की तमाम टर्म्स में हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो जो कॉमन फैक्टर मिलेगा उस कॉमन फैक्टर्स को हमने क्या करना है, उसमें से बाहर निकाल लेना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। मान लें कि मेरे पास यूं होता एक्स स्क्र प्लस 6x। अब इन दोनों में देखें, पहले वाली जो टर्म है वो किस पे डिवाइड हो रही है, एक्स पे, दूसरी वाली टर्म भी एक्स पे डिवाइड हो सकती है। ठीक है, जब दोनों ही एक्स पे डिवाइड हो रही है तो दोनों का एक्स कॉमन है, मैंने एक्स कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट वन है एक्स स्क्र। तो जब एक्स स्क्र में से एक्स कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब मैं उसको एक्स पे डिवाइड कर रहा हूं, तो आंसर क्या है, एक्स। ये जो आंसर है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखा। अब सेकंड टर्म मेरे पास क्या थी, 6x, इसको भी एक्स पर डिवाइड किया, जब एक्स पर डिवाइड किया तो आंसर आया 6। तो जो सेकंड पे मैं लिखूंगा वो 6 लिखूंगा। तो ये मैंने कॉमन लिया। तो ये कब आएगा, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन टर्म्स आती हैं, तो उन टर्म्स में आपने देखना तमाम की तमाम टर्म्स किसी एक कांस्टेंट पर डिवाइड हो रही हो, किसी एक वेरिएबल पर डिवाइड हो रही है, तो आप उसको कॉमन ले लें। तो ये पहला स्टेप होगा टेकिंग कॉमन फैक्टर। अब सेकंड आ गया हमारे पास ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है कि हमारे पास सब में से कॉमन नहीं आ पा रहा। जैसे यहाँ देखें, मैंने सबसे पहले नंबर पे देखा मेरे पास चार टर्म्स है। इन चारों टर्म्स में से मेरे पास पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म, चारों टर्म्स में से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो चारों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। पहले वाले में ए एक्स है तो दूसरे वाले में एक्स नहीं है, ए है, लेकिन दोनों में ए जरूर है। लेकिन तीसरे के पास ए ही नहीं है, एक्स है उसके पास। चौथे के पास एक्स नहीं है, वाई है उसके पास, लेकिन बी है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो ऐसी सिचुएशन में सब में से कॉमन तो नहीं लिया जा सकता। तो फिर तब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर वाली टेक्निक होती है ना, टेकिंग कॉमन फैक्टर, वो वाली टेक्निक इंप्लीमेंट नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग की तरफ चले जाते हैं कि हम क्या करें, इनके ग्रुप्स बना लें। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे देखें, पहले दो हैं, इनमें मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, और जो लास्ट वाले टू है उनमें भी कॉमन नजर आ रहा है। तो मैंने दो ग्रुप बना लिए। तो ये मेरे पास पहला ग्रुप आ गया और ये मेरे पास सेकंड ग्रुप आ गया। इन दोनों ग्रुप्स में से जो आपके पास कॉमन वैल्यू आएगी वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखा, पहले दोनों में ए कॉमन आ रहा है, मैंने ए कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, बाकी एक्स प्लस वाई, फिर दरमियान में आ जाएगा प्लस का साइन। अब सेकंड जो ग्रुप है उसके अंदर देखिए क्या कॉमन है, बी। तो मैंने बी कॉमन निकाल लिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ से यहाँ मेरे पास अगेन पहली वाले टर्म में एक्स बचेगा, दूसरे वाले में क्या बचेगा, वाई बनेगा। अब जब चार टर्म्स थी, दो ग्रुप बने, और दोनों ग्रुप्स में से जब कॉमन ले लिया तो अब मेरे पास बच गई दो टर्म्स। अब इन दोनों टर्म्स में से ये पहली टर्म है और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, दूसरी टर्म। इन दोनों टर्म्स में देखें एक चीज कॉमन है और वो है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये जो एक्स प्लस वाई है, ये दोनों का कॉमन निकाल लो। जब दोनों का एक्स प्लस वाई हम कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाली टर्म का कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब ये वाली टर्म खत्म होगी, अकेला क्या बचेगा, ए। फिर दरमियान में प्लस था, प्लस लगाया। अब दूसरे वाले की भी ये वाली टर्म गई, तो दरमियान में क्या बचा, अकेला बी। तो ये मेरे पास देखें दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड, कि जब हमारे पास चार या चार से ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं, तो नॉर्मली ये जो ग्रुपिंग टेक्निक है वो चार के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है, तो चार या चार से ज्यादा आएंगी तो हम उनके ग्रुप्स बनाएंगे। तो चार टर्म्स के केस में हमारे पास क्या होता है, ये मेथड इंप्लीमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो दो टर्म्स का ग्रुप बना के उनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, और एट द एंड जब हम देखते हैं तो हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो जाती है। अगर ये वाला मेथड भी इंप्लीमेंट ना हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड था वो था डिफरेंस ऑफ स्केयर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्केयर्स का मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स आएंगी, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्केयर होंगी, और परफेक्ट स्केयर होने के बाद दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि इस तरह का केस बन जाए कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर हो, जैसे यहाँ एक्स स्केयर है, दरमियान में माइनस, और सेकंड भी क्या है, वो 3 का स्केयर है, तो जब डिफरेंस ऑफ स्केयर टेक्निक आती है तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा हुआ कि अगर कभी भी ऐसे लिखा हो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार ऐड करके ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस करके
ए माइनस बी। तो यही वाला जो हमारे पास फार्मूला है हम इस टेक्निक के अंदर यूज करते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि दोनों टर्म्स है, दोनों का स्केयर है और उनके दरम्यान में डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ स्केयर्स इस चीज का नाम है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड करके लिख लेंगे एक्स प्लस थ्री, और एक बार इसी को क्या कर लेंगे, माइनस करके लिख लेंगे एक्स माइनस थ्री। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड है। अब चौथा जो मेथड है और लास्ट मेथड है जो कॉमनली यूज होने वाला मेथड है, वो ये क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का मतलब ये होगा कि उसके अंदर हमारे पास तीन टर्म्स आएंगी। ठीक है, पहली बात, तीन टर्म्स आएंगी और तीन टर्म्स आने के साथ साथ जो एक्स होगा उसकी हाईएस्ट पावर टू होगी। तो हाईएस्ट पावर टू होने की वजह से उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है। तीन टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो तरह की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। नंबर वन में मैंने ये कहा था कि आप क्या करते हैं, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर। कंप्लीटिंग स्केयर में नोट करें जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मैं फर्स्ट टर्म पे आता हूँ, ये एक्स का स्केयर है। अब आ जाए लास्ट टर्म पे, और लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, टू का स्केयर है। ठीक है, जब मैं फोर को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये टू का स्केयर है, और जब मैं एक्स की बात करता हूँ वो एक्स का स्केयर है। दरम्यान में प्लस हो तो मैं प्लस टू लिखूंगा, दो ब्रैकेट्स लगा लूंगा। दो ब्रैकेट लगाने के बाद जो फर्स्ट टर्म होगी वो फर्स्ट ब्रैकेट में रिप्लेस कर दी, और जो सेकंड स्केयर था वो सेकंड ब्रैकेट में रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, एक्स का स्केयर लिया तो एक्स स्केयर बना, और इन तीनों का प्रोडक्ट लिया तो टू फोर एक्स बन गया, टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर एक्स, और लास्ट वाले टू का स्केयर लिया तो फोर। तो ये तो मेरे पास एक फॉर्म बन गई है फार्मूला की, जिसको मैं कंप्लीटिंग स्केयर कह रहा था। और कौन सा फार्मूला है ये फार्मूला, हमारे पास ये वाला फार्मूला बना कि अगर हमारे पास यूं लिखा हो ए प्लस बी इसका स्केयर, तो इसको लिखा जा सकता है ए स्केयर, सॉरी, ए स्केयर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला लिखा जा सकता है हमारे पास। तो यहाँ देखें जो राइट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड मेरी तो ये बनी हुई है, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरे पास ए स्केयर है, ये प्लस टू ए बी है, और इसको मैं कह दूँ प्लस बी स्केयर है, तो इसका मतलब ये हुआ मैं अपनी इस फॉर्म को यूं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब मेरे पास टू। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस टू और होल स्केयर। और इसी होल स्केयर का मतलब ये होगा कि जो x प्लस टू है वो टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद इटसेल्फ। ठीक है, तो ये मेरे पास फैक्टराइजेशन की फॉर्म बन गई, और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल टेक्निक। और ये टेक्निक क्या है, कंप्लीटिंग स्केयर, के हम स्केयर को कंप्लीट करते हैं। अब जरूरी नहीं है ये वाला स्केयर कंप्लीट होता है, एक और भी हमारे पास स्केयर मौजूद है, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। जैसे पहले तो मैंने ये ए प्लस बी की एग्जांपल दी आपको, तो ए माइनस बी भी आता है, उसमें यहाँ माइनस आ जाएगा, और टू ए बी भी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का आ जाएगा। अगर टू ए बी माइनस का आएगा तो देन ये ए माइनस बी का होल स्केयर बनेगा। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आ जाए सेकंड पे। अब ये जो टेक्निक थी इसके अंदर पहले वाली टर्म भी परफेक्ट स्केयर थी और लास्ट वाली टर्म भी परफेक्ट स्केयर थी। लेकिन यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्केयर है, लास्ट टर्म परफेक्ट स्केयर नहीं है। 12 किसी भी नंबर का स्केयर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 12 किसी नंबर का स्केयर नहीं है तो फिर इसके ऊपर तो हम कंप्लीटिंग स्केयर नहीं लगाते, फिर इसके ऊपर हम लगाते हैं मिडल टर्म ब्रेक टेक्निक। और मिडल टर्म ब्रेक टेक्निक के अंदर हमने करना क्या होता है, एक्स स्केयर वाली टर्म का कोएफिशिएंट देखना है, और वो है वन। उस कोएफिशिएंट को कांस्टेंट जो होगी टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरे पास आ गया 1 × 12 इज इक्वल टू 12। अब ये जो 12 है, इस 12 के मैंने पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, वो तमाम पॉसिबल पेयर जिनका मैं प्रोडक्ट लूं तो आंसर 12 आए। ठीक है, सबसे पहले मैंने फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर बने उस नंबर के फैक्टर्स बना लें। तो मेरे पास आ गया सबसे पहले नंबर पे 12 इज इक्वल टू 1 × 12। 1 × 12 12 होता है। उसके बाद 2 × 6 ये भी 12 होता है। उसके बाद 3 × 4 ये भी मेरे पास 12 होता है। और उसके बाद अगेन मैं बात करता हूँ तो 6 × 2 जो कि रेपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। अब करना क्या है इसके अंदर, करना ये है मुझे कि कांस्टेंट का साइन देखना है। अगर कांस्टेंट का साइन हो प्लस, तो प्लस करके ये दरमियान वाला 7 बनना चाहिए, और अगर इसका साइन हो माइनस तो माइनस करके दरमियान वाला नंबर बना है। मेरे पास प्लस है तो इसका मतलब मैं अब इनमें से वो वाला ऑर्डर पेयर चूज करूंगा जिन दोनों का सम लूं तो आंसर आ जाए 7। तो मैंने नोट किया कि 3 और 4 का सम जो है वो क्या आता है, मेरे पास 7 आता है। पहली बात तो ये कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 + 4 है, ये आंसर क्या आया 7, तो ये कहना गलत नहीं है। मैंने इस पेयर को चूज इसलिए किया था कि मेरे पास 3 और 4 का जो सम है वो 7 आता है, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने जा रहा हूँ। अच्छा, सेकेंडली, ये एक 7 नहीं आता, मेरे पास दो तरह से 7 आता है। मेरे पास यूं भी पॉसिबल था कि -3
और -4 का सम लिया जाता तो तब भी 7 ही आ रहा था, तो मुझे माइनस का 7 तब मिलता। बट मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ जो चाहिए था सम, वो था +7 चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो मेरे पास सम है वो मैं क्या करूँगा, चूज कर लूँगा 3 और 4 का। अब ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं मिडल टर्म ब्रेक टेक्निक। तो अपनी मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे हम लोग। पहले वाली टर्म एज इट इज एक्स स्क्र लिखी जाएगी और लास्ट वाली जो 12 है वो भी एज इट इज लिखी जाएगी। अब चेंज आएगा किसके अंदर, तो जो चेंज है हमारा वो आएगा 7 के अंदर। तो 7 को मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, 7 को मैंने ब्रेक किया तो दो टर्म्स में राइट कर दिया। क्या लिखा मैंने सबसे पहले नंबर पे, 3x और +4x। तो 3x + 4x क्या होता है, 7x। तो मैंने क्या किया, ये जो सारी की सारी कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन ने मुझे सिलेक्ट करके दिया कि मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करना है। अब जब मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो आपने नोट किया मेरे पास टोटल बन गई 4 टर्म। और इन चारों टर्म्स के ऊपर जो मेथड लगेगा वो ग्रुपिंग मेथड लगेगा। और ग्रुपिंग मेथड कैसे लगाना है, पहली दो टर्म्स में से कॉमन और लास्ट वाली दो टर्म्स में से कॉमन। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास, x + 3। और लास्ट वाली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो वहां अगेन मेरे पास क्या बचेगा, x + 3। दोनों में देखें x + 3 मौजूद है, तो x + 3 कॉमन ले लो। जब x + 3 कॉमन लिया तो पहले वाले में से अकेला बचा मेरे पास x, उसके बाद प्लस दूसरे वाले में से अकेला क्या बचा मेरे पास 4। तो ये मेरे पास क्या होगी, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये चार तरह के मेथड थे जो, जिसमें सबसे पहले टेकिंग कॉमन आ गया। सेकेंडली हमने उसके अंदर पढ़ा ग्रुपिंग मेथड टेक्निक लगाएंगे, तीसरे नंबर पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, और चौथे नंबर पे हमने बात की क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो चले अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और इन्हीं जो चार मेथड्स को हमने सीखा है हम इंप्लीमेंट करते हैं और प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 4.1 और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चले सबसे पहले वाले में देखें, बार बार ये एग्जांपल में भी मैंने किया कि 6 कॉमन है, 6 मैंने कॉमन लिया, बाकी बचेगा x और प्लस क्या आ गया, x + 2, क्योंकि इसको भी 2 मैंने क्या किया, 6 पे डिवाइड किया। दोबारा सुन लें कि जब 6 कॉमन लिया तो इसका मतलब ये है मेरे पास यहाँ कि मैंने क्या किया, यहाँ से जो सबसे पहले नंबर पे 6x था इसको 6 पर डिवाइड किया, तो जवाब क्या है x। ये जो x आया वो मैंने यहाँ राइट कर दिया। दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या लिखा था, 12, इस 12 को भी 6 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 2। ये जो 2 आया इसको मैंने क्या लिखा है, सेकंड पे लिखा है। तो कॉमन लेने का मतलब होता है बेसिकली हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के ऊपर। तो ये था पहला क्वेश्चन और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब सेकंड पे आ जाए, दोनों में देखें कि मेरे पास जो पहले वाला नंबर है वो 5 पे डिवाइड होता है, दूसरे वाला नंबर भी 5 पे डिवाइड हो रहा है। पहले वाला नंबर y पे डिवाइड होता है, दूसरे वाला नंबर भी किस पे डिवाइड होता है, y पे। अच्छा, पहले वाला नंबर जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो रहा है लेकिन दूसरा 3 पे नहीं होता। तो हमने कॉमन की बात ही ये की थी जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, नंबर 1 पे आ गया मेरे पास 5 और नंबर 2 पे मेरे पास आ गया y। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे हम लोग कि सबसे पहले नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, 15y² और इसको 5y पे डिवाइड करूंगा। तो 5 1 दर 5, 5 3 दर 15, y को y के साथ काट देंगे, एक y बचेगा तो बाकी बचेगा मेरे पास 3y। तो ये जो 3y है ना, इसको ला के मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख दूंगा 3y। दरमियान में अगर प्लस लिखा हो तो यहाँ लिखूंगा प्लस। अब आ जाए सेकेंडली, 20y में से भी तो मैंने कॉमन लेना ही है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ 20y डिवाइडेड बाय 5y। y से y कट जाएगा, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो अकेला बचेगा 4। तो ये जो 4 है इसको मैंने क्या लिख देना है, यहाँ सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म के जो कॉमन था वो हमने सेपरेट निकाल लिया और जो हमारे पास बाकी बचे हैं वो रिमेनिंग हमने वहां लिख दिया। सेम लाइक आते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर, दोनों में से देखें हमारे पास दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं, पहले वाला नंबर 12 पे डिवाइड होता है, दूसरा नहीं होता। पहले वाला 6 पे हो रहा है, दूसरा अगेन नहीं हो रहा। पहले वाला 4 पे डिवाइड होता है, दूसरा अगेन नहीं होता। पहले वाला 3 पे डिवाइड होता है, दूसरा भी 3 पे डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों में नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव भी कॉमन ले लिया और 3 भी कॉमन ले लिया। अच्छा, दोनों ही एक्स पर भी डिवाइड होते हैं तो मैंने एक्स भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ लगाऊंगा मैं ब्रैकेट। तो जब 12 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया मेरे पास 4, x² को x पे डिवाइड किया तो बाकी बचेगा x। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, x को x पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब जो सेकंड फैक्टर वो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये मेरे पास अब टेकिंग कॉमन से हमने इसका कॉमन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट वन फोर्थ पार्ट है इसी का, देखें दोनों के दोनों नंबर 4 पे डिवाइड होते हैं, मैंने कॉमन ले लिया। दोनों के दोनों नंबर a पे डिवाइड हो रहे हैं और b पे डिवाइड हो रहे हैं। पहले वाले को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, a स्केयर को a पे डिवाइड किया तो अकेला बचेगा मेरे पास a और b से कट जाएगा प्लस। दूसरे वाले में 8 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आया 2, a से कट जाएगा और एक बचेगा b। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज हो गए आप लोग, इतनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है सर ने जुबानी कैसे कर दी। तो चलें जी देखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं कैसे मैंने की है।
तो फर्स्ट वन मेरे पास था 4a² b, और इसको मैंने डिवाइड किस पे किया, 4ab, क्योंकि मैंने 4ab कॉमन लिया है। तो यहाँ से नोट करें, 4 के साथ 4 कैंसिल आउट हो गया, b के साथ b कैंसिल आउट हो गया, और a के साथ a की एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो मेरे पास बचा अकेला a। तो ये जो अकेला a था, इसको मैंने फर्स्ट फैक्टर के तौर पे लिखा। अब सेकंड कैलकुलेशन क्या थी, 8ab और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab। तो यहाँ देखिए, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। नंबर वन, ए के साथ ए कट जाएगा, बी के साथ बी की एक पावर कट जाएगी, तो क्या आएगा 2b। तो ये जो 2b आया, ये मेरी सेकंड टर्म है। तो ये कैलकुलेशन मैंने ऐसे की है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको साइड पे लिख के इन फैक्टर्स को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर है। सेम लाइक अब देखिए, मेरे पास तीन टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स के अंदर सभी में मुझे एक्स नजर आ रहा है, एक्स के अलावा और कोई वैल्यू भी नजर नहीं आ रही, जो कि तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब अकेला एक्स कॉमन है। एक्स कॉमन ले लिया, पहले वाले से एक्स कॉमन लिया तो अकेला वाई रह गया माइनस, दूसरे वाले में से एक्स कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा, और साथ क्या, एक एक्स बच जाएगा, और तीसरे वाले में से एक्स कॉमन लिया तो अकेला 2 आ जाएगा। तो ये एज अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट हो गया। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्म है। और इसी का अगर सिक्स और इसका लास्ट पार्ट अगर देखें, तो पहले वाली टर्म, दूसरे वाली टर्म और तीसरे वाली टर्म तीनों ही 3 पर डिवाइड हो रहे हैं। नंबर वन, तीनों में ए भी कॉमन नजर आ रहा है, और तीनों में बी भी कॉमन नजर आ रहा है। तो अब मैं डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट वन में से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए बच जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट, माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ए के साथ ए कटेगा, बी के साथ एक बी कट जाएगा, प्लस 15 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और ए बी दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म। और ये जो इसके ऊपर हमने टेक्निक लगाई है, वो पहला मेथड लगाया है, टेकिंग कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, कि फैक्टराइज, हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले देखते हैं, पहले वाला मेथड लगता है जी, कॉमन वाला मेथड लग रहा है, टेकिंग कॉमन फैक्टर। दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया x+3। तो ये इसका क्या बन गया, मेरे पास आंसर आ गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखें, मेरे पास अब ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो ग्रुपिंग मेथड तो तब लगेगा जब 4 टर्म्स होंगी, तो यहाँ ग्रुपिंग मेथड तो नहीं लग सकता, इसका मतलब सेकंड मेथड भी नहीं है। थर्ड मेथड ये था हमारे पास कि डिफरेंस ऑफ स्केयर्स, वो भी नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, दोनों परफेक्ट स्केयर दरमियान में माइनस। तो थर्ड मेथड भी नहीं लगेगा। तो 4 वाला रह गया, उसमें भी दो चीजें थी, कि पहली और लास्ट टर्म परफेक्ट स्केयर होगी, पहली और लास्ट वाली टर्म जो होगी, लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्केयर नहीं होगी। तो यहाँ ये लास्ट टर्म परफेक्ट स्केयर नहीं है, मेरे पास 3 है, तो 3 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्केयर नहीं बनता। तो यहाँ फिर क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक टेक्निक लगाएंगे। तो मैं इसको दोबारा राइट करता हूँ, मेरे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 4x और प्लस क्या आ गया 3। एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब मैंने 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 3। अब 3 के पेयर बनाने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। ठीक है, मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट होगा उसका साइन देखेंगे। अगर कांस्टेंट के साथ प्लस लिखा है तो प्लस करके दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए, अगर माइनस लिखा है तो माइनस करके दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए। तो मेरे पास प्लस लिखा है, तो इसका मतलब मुझे वो वाला पेयर चूज करना है जिन दोनों का सम ले, तो आंसर क्या आ जाए, मेरे पास आंसर आ जाए 4। तो यहाँ देखें, 1 + 3 4 आता है, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 होता है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, सिर्फ प्लस के 1 के साथ प्लस का 3 नहीं है, माइनस के 1 के साथ माइनस के 3 का भी सम आ सकता है, दोनों नेगेटिव नंबर का भी सम आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -4। बट मुझे यहाँ देखना है कि मुझे कौन से वाला सम चाहिए था, तो मुझे चाहिए था पॉजिटिव वाला 4। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 3 पॉजिटिव यूज करूंगा। तो अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक, फर्स्ट टर्म जो होगी एज इट इज एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ गया जी मेरे पास +3। अब आते हैं मिडल टर्म पे। तो जो मेरे पास मिडल टर्म है वो है 4, और 4 को हमने ब्रेक करना है किसमें, 1 और 3 में। 1 का मतलब होगा अकेला x, और +3 का मतलब होगा 3 का x। तो देखें, x + 3x 4x आ गया। अब जब हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं तो ग्रुपिंग टेक्निक लगाते होते हैं। ग्रुपिंग टेक्निक में पहले 2 का ग्रुप बन जाएगा और लास्ट वाले 2 का ग्रुप। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x+1। और दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ भी क्या आ गया, x+1। अब दोनों में देखा मैंने, x+1 दोनों टर्म्स में नजर आ रहा था, कॉमन निकालें, पहले से x आएगा और दूसरे से मेरे पास क्या आएगा, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। सेम लाइक इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे पास क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर +6x और +8। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, 8 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 के, अब मैं पेयर बनाऊंगा, उसमें आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8, उसके बाद 2 पे डिवाइड करने से 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है,
और उसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। तो जब मुझे ये फैक्टर्स मिले तो मैंने देखा कि मेरे पास 8 का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है प्लस करके 6 किसका आंसर आएगा, तो वो पहले वाला फैक्टर ही है, सॉरी सेकंड फैक्टर है मेरे पास, 2 × 4। अब 2 और 4 का जो सम है वो 6 आता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ कि मुझे 2 और 4 का जो सम है वो 6 मिल रहा है, लेकिन आप ये भूलना नहीं है कि यहाँ मेरे पास -2 और -4 का सम भी क्या आता है, 6 ही आता है, दोनों नेगेटिव का सम, बट वो -6 आता है। जब मुझे प्लस का 6 चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ चूज करूंगा तो मेरे पास जो चॉइस होगी वो प्लस का 2 और प्लस के 4 वाली होगी, क्योंकि मुझे प्लस का 6 चाहिए, ठीक है। तो ये दो काम थे हम यहाँ कर रहे। तो चलें अब मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो मेरे पास एज इट इज आ जाएगी, और वो फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्र, और लास्ट टर्म क्या थी 8। अब ये जो 6 है, इस 6 को मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, ब्रेक करके मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 2x और प्लस का 4x। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, क्या आया मेरे पास x+2, और लास्ट टू टर्म्स में से 4 कॉमन लिया तो क्या आया x+2। अब x+2 दोनों में मौजूद है, तो x+2 कॉमन ले लिया, और बाकी बचा मेरे पास x+4। तो ये जी मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है, और इस टेक्निक को हम कहते हैं मिडल टर्म ब्रेक टेक्निक, क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। अब लास्ट वन पे देखिए, मेरे पास फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब जब मैं इसको लिखता हूँ तो मैं यूं लिख सकता हूँ x² और लास्ट वाले को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो प्लस का 2 है तो +2 लिखा, मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में शिफ्ट कर दो और सेकंड को सेकंड में शिफ्ट कर दो, तो दरमियान में देखिए मेरे पास ये फॉर्म बन रही है कि 2 × 2 4x, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू है, और ये तो एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी क्या है कि जब भी हमारे पास मौजूद हो a² +2ab +b², तो हम इसको लिख सकते हैं a+b² तो यहाँ भी यही काम करेंगे, यही आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करते हुए मैं लिख रहा हूँ x+2 और इस सारे का स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे पास x+2 मल्टीप्लाई बाय x+2। x+2 को ही हमने 2 टाइम्स लिख लेना, पावर 2 इटसेल्फ हमने 2 टाइम्स राइट कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने फैक्टराइज ही करना है, बट सारी की सारी जो हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स की हैं, और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स होने की वजह से हम इसके ऊपर जो मेथड लगा सकेंगे वो दो मेथड्स हो सकेंगे। पहले वाला हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, और नंबर 2 हम क्या कर सकें, इसके ऊपर मिडल टर्म टेक्निक लगाएं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, जो भी हमारे पास सिचुएशन आएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x² + x−12। तो मुझे क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशंस के लिए मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को रीराइट कर लेता हूँ। मेरे पास आ गया x² + x और -12। अब देखें पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 × 12 12 आएगा। एक बात याद रखनी है, जब पहले का कोएफिशिएंट 1 हो तो जो कांस्टेंट लास्ट पे मौजूद होता है वही आ जाता है, तो आ गया मेरे पास 12। अब इस 12 के मैं पेयर बनाऊंगा। सबसे पहला मेरे पास पेयर बनेगा 1 × 12, दूसरा पेयर क्या बनेगा 2 × 6, और तीसरा क्या बनेगा 3 × 4। अब मैंने कहा था आप कांस्टेंट का साइन देखो, तो कांस्टेंट टर्म का साइन है माइनस, और माइनस करके आनी चाहिए दरमियान वाली टर्म जिसका कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी कि माइनस करके 1 आना चाहिए, ठीक है। माइनस करके 1 आना चाहिए, तो सिर्फ 3 और 4 को माइनस करके ही 1 आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 को माइनस करके 1, इसका मतलब ये पेयर चूज करूंगा। अब इस पेयर को जब चूज करना है तो दो सिचुएशन बन गई। पहली सिचुएशन ये बन गई कि मैं लिखूं 3 - 4 इज इक्वल टू -1, और दूसरी सिचुएशन ये मैं लिखूं 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब मुझे देखना जो मुझे दरमियान वाली टर्म चाहिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैंने देखा मेरी वो टर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, मेरी जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन ये बनी कि मुझे जो चूज करनी है वैल्यू वो ये होगी 4 - 3, ना कि 3 - 4। तो ये वाली जो चीज होगी आप राइट करें ताकि गलती ना हो। अक्सर गलती यहाँ स्टूडेंट करते हैं जब चूज करते हैं पेयर्स को, तो पेयर्स के चूज करते वक्त तो गलती कर जाते हैं कि पहले वाली वैल्यू को दूसरे नंबर पे या दूसरे वाली वैल्यू को पहले नंबर पे लिख जाते हैं, जहां मैं आपको इसलिए लिख के दिखाया कि मेरे पास प्लस का 1 और माइनस का 1 बनता है अगर मैं उनकी अरेंजमेंट को चेंज करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अब मैंने यहाँ से पेयर चूज कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, प्लस का 4 और माइनस का 3। तो मिडिल टर्म को मैं ब्रेक करूंगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास एज इट इज x², और लास्ट टर्म -12 एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो x है इस x को ब्रेक करने जा रहा हूँ, ब्रेक करके मैं लिखूंगा प्लस का 4x और माइनस का 3x।
पहले दोनों में से x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा x+4, और माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये भी क्या आएगा x+4। माइनस कॉमन लिया तो दोनों का नेगेटिव क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अब दोनों में क्या नज़र आ रहा है, x+4 कॉमन नज़र आ रहा है। तो x+4 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा मेरे पास x-3। तो ये क्योंकि एज अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट हो चुका तो ये हमारे पास फॉर्म क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन फॉर्म कहलाएगी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगेन इसको भी रीराइट करता हूँ तो मेरे पास आएगा जी x² +7x और +10। और मैंने बताया अगर कोएफिशिएंट का कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है x² का वो 1 है तो लास्ट वाली टर्म ही बनती है। तो अगेन मेरे पास 10 आ गया। अब 10 के पेयर क्या बनते हैं मेरे पास, 1 × 10 आ जाएगा या 2 × 5। मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है जी मैं ऐड करूँ और ऐड करके 7 आ जाए। तो ऐड करके 7 इससे आता है, लेकिन ये भी दो तरह से आता है। पहला तो ये है कि मैं प्लस का 2 और प्लस का 5 लिख लूँ तो प्लस का ही 7 आ जाए। दूसरा ये कि मेरे पास माइनस का 2 होता और माइनस का 5 होता तो आंसर आ जाता माइनस का 7। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे जी प्लस का 7 चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्लस का 7 चाहिए। तो मैं फिर क्या करूँगा, पहले वाले पेयर को चूज करूँगा क्योंकि मुझे +7 आंसर चाहिए। तो यहाँ से मैंने अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ राइट कर लेना है एंड दैट इज x², और लास्ट टर्म जो है वो +10 एज इट इज राइट करनी है। तो दरमियान वाली जो मिडिल टर्म है इसको मैंने ब्रेक कर लेना है, और ब्रेक करने के बाद ये बन जाएगी मेरे पास 2x + 5x। तो अब मैं इनके ग्रुप्स बना लूंगा, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो ग्रुप बनाने के बाद फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन लिया तो बाकी बचेगा x+2, और लास्ट ग्रुप में से 5 कॉमन लिया और ये भी क्या आएगा x+2। अब दोनों में से x+2 कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा x+5। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब लास्ट इसी का जो थर्ड पार्ट है उस पर आते हैं। तो थर्ड पार्ट को मैं राइट कर लेता हूँ। मेरे पास आ गया जी x² -6x और प्लस क्या आ गया 8। ठीक है, तो चलें जी लिखते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो इसके फैक्टर्स बनाऊंगा, और फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने देखा मुझे 8 है तो 8 के मैं पेयर बना लेता हूँ सारे के सारे। तो वो आएगा A1 × 8 का आंसर 8 आता है, 2 × 4 का आंसर 8 आता है, बस यही दो। अब मैंने कहा था कि आंसर आना चाहिए कांस्टेंट को देख के, प्लस है तो मैं लिख रहा हूँ कि ऐड करके 6 चाहिए मुझे। अब ऐड करके 6 कब मिलता है, जब मैं 2 और 4 की बात करता हूँ। लेकिन 6 आता कैसे है, एडिशन से 6 आता कैसे है, मैं लिख सकता हूँ कि 2 + 4 = 6 है। मैं यूं भी तो लिख ही सकता हूँ ना, -2 और -4 का सम भी -6 होता है। अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सा 6 चाहिए, प्लस का 6 या माइनस का 6। तो मैंने ऑब्जर्व किया मुझे माइनस का 6 चाहिए, तो मैं सेकंड वाले पेयर को चूज करूंगा। यही वजह है जो बार बार ये चीजें मैं साथ लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमें कौन से वाला पेयर चूज करना है, दोनों पॉजिटिव करके या दोनों नेगेटिव करके। तो दोनों नेगेटिव करके अब मुझे चूज करना है। तो मैं अब अपनी टर्म्स को ब्रेक करूंगा। तो पहले वाली टर्म अगेन एज इट इज x², लास्ट वाली टर्म मेरे पास 8 आ जाएगी। मिडल टर्म को मैं ब्रेक करूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस का 2x और माइनस का 4x। तो -2 -4 -6 होता है। तो x कॉमन ले लें यहाँ से तो मेरे पास आ गया जी x-2, माइनस का 4 कॉमन ले लें तो यहाँ भी आएगा x-2। अब दोनों में x-2 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा मेरे पास, x-4। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट, दैट इज x² -x -56। तो मुझे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो चलें सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस के लिए राइट करेंगे x² -x -56। तो 56 के अब मुझे क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। तो 56 के सबसे पहले पेयर बना लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 56 = 1 × 56। उसके बाद 2 पर डिवाइड करता हूँ तो 2 × 28 56 आता है। 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये 4 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 14। 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता। उसके बाद ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 × 8। अब ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैं माइनस करूं, डिफरेंस लेके आंसर आए 1। तो डिफरेंस लेके आंसर कब 1 आता है, 7 और 8 से। अब 7 और 8 से डिफरेंस 1 कैसे आ रहा है, पहला तो ये आ रहा है मेरे पास कि 7 - 8 = -1, और दूसरा 8 - 7 = 1। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो माइनस का 1 चाहिए। ठीक है, तो मैं ये वाला पेयर चूज करूंगा। अब तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए मैंने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट टर्म x² एज इट इज,
-56 एज इट इज। अब इस एक्स को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करते वक्त मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 7x और माइनस का 8x। तो पहले दोनों में से x कॉमन लिया, बाकी बचेगा मेरे पास x प्लस 7, और यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 7। अब दोनों में x प्लस 7 कॉमन है, तो x प्लस 7 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा मेरे पास, x माइनस 8। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसको भी मैं ब्रेक करता हूँ, मेरे पास पहले वाली टर्म वाई स्केयर एज इट इज प्लस का 4y और माइनस क्या आ गया 12। 12 के मुझे क्या करने हैं, पेयर बनाने। तो मैं क्या करता हूँ, 12 के पेयर बनाता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है। माइनस करने से आंसर क्या आना चाहिए, 4। माइनस करने से आंसर आना चाहिए 4। 6 और 2 को माइनस करने से 4 आंसर आता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ राइट करता हूँ कि दो तरह से 4 पॉसिबल है। पहला ये कि मैं लिख दूँ 2 माइनस 6, तो आंसर आएगा -4। दूसरा ये मैं लिख दूँ 6 माइनस 2, तो आंसर आएगा 4। तो मुझे चाहिए पॉजिटिव का 4, तो मेरी जो यहाँ मिडल टर्म ब्रेक होगी वो पॉजिटिव 6 और -2 के साथ होगी। तो चलें राइट करते हैं दोबारा इसी को, मेरे पास आ जाएगा वाई स्केयर -12। 4 को ब्रेक करके मैंने लिखा 6y, और माइनस का क्या आ जाएगा 2y। पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y। तो मैंने y कॉमन लिया, मेरे पास आ जाएगा y प्लस 6, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो अगेन y प्लस 6। तो दोनों में से अब y प्लस 6 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा y माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्र माइनस एक्स सॉरी -2। तो अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ फैक्टर्स बनाने हैं। लास्ट वाला नंबर 2 है, 2 के पेयर बना लूँगा, तो वो बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। माइनस करूँ तो आंसर 1 आना चाहिए। तो ये देखें यही वाला पेयर है। दो तरीक़ों से 1 आ सकता है। पहला तो ये मैंने सिखाया कि 1 माइनस 2 लिखोगे तो -1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 लिखोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। मुझे माइनस का 1 चाहिए था, तो मैं पहले वाली टर्म ब्रेक की टेक्निक लगाऊंगा इसके ऊपर। तो यहाँ राइट करूँगा दोबारा अपने क्वेश्चन को। ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स नहीं लिखता अभी, मैं लास्ट वाली टर्म राइट करूँगा पहले, एंड दैट इज़ -2। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। एक्स की जगह पे अब क्या लिखा जाएगा, एक्स की जगह पे मेरे पास लिखा जाएगा प्लस का 1x और माइनस का 2x। पहले दोनों में से x कॉमन लिया, तो बाकी बचा मेरे पास x प्लस 1। -2 कॉमन लिया, तो अगेन x प्लस 1। x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लें, तो बाकी क्या बचा मेरे पास x माइनस 2। तो ये आ गई जी हमारे पास फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सीखा फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, और हर मेथड से रेलिवेंट हमने प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट सोल्व कर ली। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई टेक्निक के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ। इजाज़त दें मुझे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।